वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल एट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में। आप सभी दर्शक अवगत है कि हमारा यह YouTube चैनल शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में हमेशा कुछ न कुछ नई जानकारियाँ लेकर के आपके साथ हम उपस्थित होते हैं। इसी की कड़ी में आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, वह है DLED फेस टू फेस फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2023 पर आधारित कुछ मुख्य प्रश्न जो हमारी परीक्षाओं में संभवतः आ सकते हैं। इन प्रश्नों का अगर आप अभ्यास करते हैं तो आपकी परीक्षा अच्छे से जा सकती है, परीक्षा अच्छी हो सकती है। इसी उम्मीद के साथ इससे लेकर DLED फर्स्ट ईयर की परीक्षा 2023 में जो आयोजित होगी उसकी मुख्य बातें जो हैं उसको लेकर के हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। आज का हमारा पेपर है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसे हम F3 पेपर के नाम से भी जानते हैं। F3 से अभिप्राय हो गया फर्स्ट ईयर की तीसरी पेपर, जिसे प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा या इंग्लिश में इसे अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के नाम से भी जाना जाता है। शॉर्ट फॉर्म में से ECCE भी कहते हैं। इससे संबंधित और कुछ मुख्य बातें हैं जो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। यह जो विषय है, यह जो पेपर होगा, यह आपके दो खंड में क्वेश्चन आते हैं, खंड A या खंड क और खंड B या खंड ख कह करके आते हैं इसके पेपर। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 11 होती है। फर्स्ट पार्ट में 6 प्रश्न होते हैं तथा सेकंड पार्ट में 5 क्वेश्चन होते हैं और इसके लिए जो पूर्णांक होते हैं वह 70 नंबर के होते हैं थ्योरी के और 30 नंबर आपके असाइनमेंट में होते हैं। तो कुल मिलाकर के यह पेपर 100 अंकों का होता है। इसे आप 3 घंटे में लिख करके पूरा करते हैं। फर्स्ट पेपर जो आपको दी जाती है वह 6 प्रश्न होते हैं। 6 प्रश्न होंगे अर्थात टोटल प्रश्नों की संख्या 12 होगी। प्रत्येक प्रश्न के 2-2 ऑप्शन दिए रहते हैं और उन 2-2 ऑप्शन में से किसी एक का उत्तर आपको लिखना होता है। तो जो 6 प्रश्न होते हैं उनके 2-2 जो प्रश्न रहेंगे उसमें से 2-2 में से किसी एक का जवाब आपको लिखना होता है। तो कुल मिलाकर के जो फर्स्ट पेपर होता है वह आपके 6 प्रश्न हो गए और प्रत्येक प्रश्नों की जो मार्किंग होती है वह 5 अंकों की होती है। अर्थात एक प्रश्न 5 अंक को कैरी करता है। एक प्रश्न का उत्तर लिखने पर आप 5 अंक पाते हैं पूर्ण अंक, तथा इसमें जो प्रश्नों के उत्तर लिखे जाते हैं उसकी जो सीमा होती है वह 75 से 100 शब्दों की होती है। तो यह परिचय था खंड क का अर्थात खंड A ग्रुप A का। इसी तरीके का जब हमारा पोर्शन सेकेंड पार्ट आएगा तो फिर इसके बारे में मैं बताऊंगा। अभी अब चलता हूं कि इसमें आपके प्रश्न क्या रहते हैं, इस पर आप ध्यान से सुनिएगा। किस तरीके के प्रश्न बनते हैं मैं शुरू से बता रहा हूं कि हमारा अभिप्राय है कि किस तरीके के प्रश्न बनते हैं वो आपको बताने के लिए। एक जैसे प्रश्न कई होते हैं, आप जिस तरीके से इसकी तैयारी कर सकते हैं करें, जिससे परीक्षा में क्वेश्चन एक भी न छूटे। पहला प्रश्न कहता है कि बाल विकास से क्या समझते हैं? बाल विकास के विभिन्न मुख्य आयाम कौन कौन से हैं? इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है कि बच्चों के विकास में जनसंचार माध्यमों की क्या भूमिका है? उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। या फिर इसी को और दूसरे तरीके से भी घुमाकर पूछ सकता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा की प्रमुख अवधारणाओं को स्पष्ट करें। या दो और भी तरीके से घुमा करके इसको पूछा जाता है, वह है कि वर्तमान में ECCE की प्रमुख आवश्यकताओं की विवेचना करें। तो एक प्रश्न को आपने देखा कि कई तरीके से पूछा जा रहा है। बाल विकास पर ही आधारित सभी प्रश्न हैं, परंतु इसको पूछने का तरीका अलग अलग है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 में देखते हैं क्या कहा जा रहा है। ECCE
पाठ्यचर्या के लघु एवं दीर्घकालिक उद्देश्य क्या हैं? इसको लागू करने में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण है, कैसे? ECCE पाठ्यचर्या के लघु एवं दीर्घकालीन उद्देश्य क्या हैं? इसको लागू करने में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण है, कैसे? इसी प्रश्न में को और दूसरे तरीके से पूछा जाता है, शैशवावस्था या उत्तरावस्था का आयु वर्ग क्या होता है? अर्थात शैशवावस्था की आयु वर्ग क्या है या उत्तर अवस्था की जो बाल्यावस्था है उसकी आयु वर्ग क्या है? अर्थात कितने से कितने वर्ष के बच्चों को हम शैशवावस्था कहेंगे या उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं? इसकी मुख्य विशेषताओं को स्पष्ट करें। और भी दूसरे तरीके से इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? वृद्धि व विकास को समझाते हुए अंतर स्पष्ट करें। बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? वृद्धि व विकास को समझाते हुए इसमें अंतर स्पष्ट करें। अब प्रश्न संख्या 3 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है? शिक्षक को बालकों के शारीरिक विकास की समझ क्यों आवश्यक है? शिक्षक को बालकों के शारीरिक विकास की समझ क्यों आवश्यक है? शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों का संक्षेप में वर्णन करें। बालकों के शारीरिक विकास में एक शिक्षक किस तरह की भूमिका निभा सकता है, इसे समझाएं। इसमें शिक्षक के गुण को बच्चों के विकास से जोड़ा गया है। शिक्षक के द्वारा बच्चों के विकास में कैसे सहायक होता है, इसके बारे में इससे प्रश्न किया गया है। इसी को दूसरे तरीके से पूछा जाता है कि शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है, कैसे इसे समझाना है। या और भी दूसरे तरीके से इस प्रश्न को पूछा जाता है, गतिविधियों के आयोजन के लिए भिन्न भिन्न विधियां या प्रक्रियाओं के चयन का आधार क्या हो सकता है? कक्षा में आप विकासानुकूल बाल केंद्रित प्रक्रिया का निर्माण कैसे कर सकेंगे? गतिविधियों के आयोजन के लिए विभिन्न विधियों एवं प्रक्रियाओं के चयन का आधार क्या हो सकता है? कक्षा में आप विकासानुकूल बाल केंद्रित प्रक्रिया का निर्माण कैसे करेंगे? इस पर आपको लिखना है, तैयार करना है। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 4 आता है। प्रश्न संख्या 4 कहता है कि सृजनात्मकता से क्या समझते हैं? सृजनात्मकता के विभिन्न तत्व कौन कौन हैं? सृजनशील बालक के विभिन्न गुणों की चर्चा करें। यह आपके सृजनात्मकता पर आधारित प्रश्न हुआ। फिर से रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, सृजनात्मकता से क्या समझते हैं? सृजनात्मकता के विभिन्न तत्व कौन कौन हैं? सृजनशील बालक के विभिन्न गुणों की चर्चा करें। या दूसरे तरीके से इस प्रश्न को और भी घुमा करके पूछता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में खेल गतिविधियों के आयोजन का क्या महत्व है? प्रारंभिक बाल्यावस्था में खेल गतिविधियों के आयोजन का क्या महत्व है? दूसरे अर्थों में कहा जा सकता है इस प्रश्न को और भी दूसरे तरीके से, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं में सीखना कैसे विकसित होता है? बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं में सीखना कैसे विकसित होता है? प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 कहता है, खेल के विविध प्रकारों का वर्णन करें। बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में खेल की महत्ता को स्पष्ट करें। दूसरे तरीके से इस प्रश्न को पूछा जाता है कि बच्चों के विकास में खेल की क्या भूमिका है? खेल स्वप्रेरित व स्वनिर्देशित होता है, एक उदाहरण के साथ इसे बताएं। या दूसरे तरीके से फिर पूछा जाता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में आकलन के मुख्य तरीके कौन कौन से हैं? स्पष्ट करें। प्रारंभिक बाल्यावस्था में विकास के विभिन्न आयामों की चर्चा करें। प्रारंभिक बाल्यावस्था में आकलन के मुख्य तरीके कौन कौन से हैं? स्पष्ट करें।
प्रारंभिक बाल्यावस्था में विकास के विभिन्न आयामों की चर्चा करें। प्रश्न संख्या 6 कहता है, व्यक्तित्व से क्या समझते हैं, इसे परिभाषित करें। नैतिक विकास आज के परिप्रेक्ष्य की मांग है, इस दृष्टिकोण पर अपने विचार दें। व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं, इसे परिभाषित करें। नैतिक विकास आज के परिप्रेक्ष्य में मांग है और इस दृष्टि पर आपका क्या विचार है, इसके बारे में बताएं। इसको और दूसरे तरीके से पूछा जाता है, बालक के संवेगात्मक विकास के बारे में समझाएं। धनात्मक एवं ऋणात्मक संवेग क्या होता है, इसे भी आप समझा सकते हैं, तो समझाएं। या फिर दूसरे तरीके से प्रश्न है कि बिहार के प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को 8 वर्ष तक विस्तार देने का क्या अर्थ है। बिहार में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा की चुनौतियां क्या हैं, इस पर आप अपने विचार दे करके अपने उत्तर को पूरा कर सकते हैं। अब बारी आती है खंड ख अर्थात या खंड बी का। इसमें क्या क्या होते हैं, इस पर आपको अवगत कराता हूँ। खंड बी में 4 प्रश्न के उत्तर देने होते हैं। 5 प्रश्न आपको दिए जाएंगे, उसमें से 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, अर्थात एक प्रश्न कोई भी आप छोड़ सकते हैं। 6 प्रश्न हैं, उसमें 5 प्रश्न है, उसमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हर एक प्रश्नों की जो अंक सीमा है वह 10 है और इसके उत्तर जो लिखे जाएंगे 200 से 250 शब्दों के बीच में लिखे जाते हैं। ध्यान से एक बार फिर समझिएगा, बताता हूँ। खंड बी में आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें से 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और प्रश्नों के जो उत्तर होंगे वह 200 से 250 शब्दों में उत्तर देने हैं, तथा साथ ही साथ जो अंक हैं वह एक प्रश्न का उत्तर 10 अंक का होता है। 7वां प्रश्न है कि गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा बच्चों की भावी विकास को प्रभावित करता है, कैसे। गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा बालकों के भावी विकास को प्रभावित करता है, कैसे। इसी को दूसरे ढंग से पूछा जा सकता है, बाल विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कौन कौन से कारक हैं, कक्षाई अनुभव के संदर्भ में स्पष्ट करें। बाल विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कौन कौन से कारक हैं, कक्षाई अनुभव के संदर्भ में स्पष्ट करें। प्रश्न संख्या 8 में क्या है, प्रश्न संख्या 8 कहता है कि खेल के किसी एक सिद्धांत का वर्णन करें। खेल के किसी एक सिद्धांत का वर्णन करें। बालक के शारीरिक विकास से आप क्या समझते हैं। शारीरिक विकास के विभिन्न अवस्थाओं की विशेषताओं का वर्णन करें। खेल के किसी एक सिद्धांत का वर्णन करें। खेल के शारीरिक विकास में से आप क्या समझते हैं। शारीरिक विकास के विभिन्न अवस्थाओं की विशेषताओं का वर्णन करें। प्रश्न संख्या 9 कहता है कि मनोगत्यात्मक कौशल से क्या अभिप्राय है, इसके प्रकार का वर्णन करें। मनोगत्यात्मक कौशल से क्या अभिप्राय है, इसके प्रकार का वर्णन करें। दूसरे अर्थों में इस प्रश्न को और घुमा करके पूछा जाता है कि बचपन की मनोसामाजिक अवधारणा से आप क्या समझते हैं। बचपन को प्रभावित करने वाले विभिन्न मनोसामाजिक कारकों का वर्णन करें। बचपन की मनोसामाजिक अवधारणा से आप क्या समझते हैं। बचपन को प्रभावित करने वाले विभिन्न मनोसामाजिक कारकों का वर्णन करें। या दूसरे अर्थों में इस प्रश्न को और भी जो घुमाकर पूछा जाता है वह यह है कि बिहार में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालें। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, प्रश्न जो इसको पूछा जाता है, बिहार में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालें। 9 प्रश्न होने के बाद यह 10वां प्रश्न है और 10वां प्रश्न यह कहता है कि आपको निश्चित रूप से कुछ न कुछ टिप्पणी लिखने के लिए आती है। इन टिप्पणियों में कौन कौन से महत्वपूर्ण होंगे जो मेरे हिसाब से है मैं आपको बता रहा हूँ। प्रश्न है कि टिप्पणी लिखना है, तो जो टॉपिक दिए गए हैं इसमें आपको कम से कम 50 शब्दों में लिखने हैं, 50 से 100 शब्दों के बीच में, क्योंकि आपने देखा कि इस यूनिट में जो प्रश्न आ रहे हैं, यूनिट बी में जो आ रहा है, इकाई बी में जो आ रहा है, खंड में बी में जो आ रहा है, वह 200 से 250 शब्दों के बीच में उत्तर देने हैं।
तो इसलिए आपके पास जो प्रश्न पूछे जाएंगे वह 100 शब्दों के आसपास एक प्रश्न का उत्तर इसमें टिप्पणी के तौर पर आपको लिखना है। पहला है किशोरावस्था, दूसरा है सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल, तीसरा है अस्थायी साथियों का समूह का प्रभाव, उसके बाद नेक्स्ट है नैतिक विकास, उसके बाद पांचवा है बच्चों की प्रगति में घर और विद्यालय की भूमिका। छठा कहता है कि ECCE में नवाचार क्या है। 6 कहता है, प्रश्न संख्या 6 है, बच्चों में प्रगति का अवलोकन करें, तथा जो कहता है कि बच्चों के गतिविधि क्षेत्र या कोना कौन कौन से हैं, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये आपके पास प्रश्न संख्या 10 के कुल मिलाकर के जो यहाँ पॉइंट्स बनाए गए हैं, इन पॉइंट्स को आप ध्यान से देख लेंगे, जिससे कि परीक्षा में कोई भी आपका प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने प्रश्न आपको दिए गए हैं, यह देखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए कि 2023 में होने वाली DLED की जो प्रथम वर्ष की परीक्षा है वह आपके लिए बहुत ही उपयोगी होनी चाहिए, कारगर होनी चाहिए। यदि आप इस प्रश्नों के प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके संभवतः परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटने चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा यह वीडियो, हमारा यह प्रयास सही लगा है, सार्थक लगा है और उपयोगी साबित होगा। आप हमारे इस प्रयास से यदि संतुष्ट हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और यदि इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। चलिए इसी उम्मीद के साथ कि अगले एपिसोड में हम आप फिर एक नए टॉपिक को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक आप स्वस्थ रहें, मन लगा करके अपनी पढ़ाई करें, अपनी परीक्षा की तैयारी करें तथा हमारे वीडियो का पुनः इंतज़ार करें। फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, एक नई खोज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।